आज का हमारा टॉपिक रहेगा एग्रीगेट डिमांड, सकल मांग। इट refers to demand for all goods and services in the economy. AD is often measured for the period of an accounting year, so it is a flow concept. It represents the total expenditure on goods and services in an economy. During a period of time, there is a negative relationship between price and AD. There is a positive relationship between income and AD. AD is always expressed as what people wish to spend or what people plan to spend at different levels of income. देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। मीन्स हमारी इकोनॉमी में जितनी भी डिमांड होती है उन सबको हम जब जोड़ देते हैं तो वो हमारी पूरी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड बन जाती है। और एग्रीगेट डिमांड को हम एडी से भी डिनोट करते हैं, इसका ये एब्रीवेशन है। और एडी का मेजरमेंट हम एनुअली करते हैं। एक अकाउंटिंग ईयर जिस साल हमें गणना करनी है उसके अंदर देश की कुल कितनी एग्रीगेट डिमांड है। और कई बार ये क्वेश्चन होता है हमारे सामने भी, एडी ये क्या एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो है? तो इट इज़ ए फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो डिमांड है उसके अंदर चेंज आता रहता है अकॉर्डिंग टू प्राइस, अकॉर्डिंग टू इनकम, अकॉर्डिंग टू अदर सिचुएशंस। कभी ये इंक्रीज होती है, कभी ये डिक्रीज होती है, इसलिए हम इसको फ्लो कॉन्सेप्ट मानते हैं। अब देखिएगा, ये हमारे जो अंतिम वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, उसके ऊपर हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कुल कितना रुपया खर्च करते हैं, उन सब का जोड़ होता है सकल मांग, एग्रीगेट डिमांड। देखिएगा, एडी और प्राइस, कीमत और कुल मांग। दूसरा है इनकम, आय और एडी, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? प्राइस और एडी के बीच में तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। मीन्स यदि इकोनॉमी के अंदर प्राइस जब इंक्रीज होगा तो चीज़ें महंगी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक डिमांड डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी तरफ जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी डिमांड भी बढ़ा देता है, और जब हमारी इनकम कम होती है तो हम डिमांड भी कम करते हैं। तो इस प्रकार देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एडी एंड इनकम। एक और आपको ध्यान रखना है, एडी क्या है? इकोनॉमी के जो लोग जितना खर्च करना चाहते हैं, विश टू स्पेंड, एक्चुअल स्पेंड नहीं, विश टू स्पेंड, कितना खर्च करना चाहते हैं अपने डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे, उसको हम एडी कहते हैं। बिहेवियर ऑफ एडी, एडी शेड्यूल, सकल मांग तालिका क्या होती है? देखिएगा, ये जो एडी है इसका यहाँ पे इनकम के साथ रिलेशंस दिखाया गया है। एडी शेड्यूल शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एडी एंड इनकम। ये हम जान चुके हैं, जो इनकम है, हमारी आय है, उसका और एग्रीगेट डिमांड का पॉजिटिव, सकारात्मक संबंध होता है। जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, और जब इनकम कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा। अब देखिएगा, यहाँ पे 4 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम फर्स्ट के अंदर हमने यहाँ पे इनकम शो किया है, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। वाई जहाँ भी लिखा है मिले आपको इकोनॉमिक्स में, उसका मतलब होता है इनकम। और जहाँ पे सी लिखा है मिले उसको क्या बोलते हैं? कंजप्शन बोलते हैं। आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब देखिए एडी, एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए हम सी प्लस आई, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को जब हम जोड़ देंगे पूरी इकोनॉमी के अंदर, कंजप्शन पे हम कितना खर्च करते हैं और इन्वेस्टमेंट पे हम कितना खर्च करते हैं, जब हम सबको जोड़ देंगे तो वो हमारा एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। देखिए यहाँ एक मैंने फार्मूला लिखा है, एडी इज इक्वल टू एई। एई का मतलब होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। मीन्स जितना हमारा सकल खर्चा होगा उतना ही सकल मांग होगा। एडी इज ऑलवेज इक्वल टू एई, एडी इज इक्वल टू ऑलवेज एई। देखिएगा, जब इनकम हमारी जीरो होती है तो उस पोजीशन पे कंजप्शन है यहाँ पे 10, क्योंकि हमें अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंजप्शन पर एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है हमारे पास। इनकम जब हमारे पास नहीं है, जीरो है, तो नंबर 1, या तो हमारे पास जो ओल्ड सेविंग है उसका यूज करके हम अपनी जो बेसिक नीड है उसको पूरा करेंगे। दूसरी कंडीशन के अंदर यदि हमारे पास सेविंग नहीं है तो उस पोजीशन में हम रुपया उधार लेके, टू बोरो मनी, है ना, कर्ज लेकर भी हम
अपनी जो बेसिक नीड है उसको पूरा करते हैं। तो कंजप्शन कभी जीरो नहीं होता, ये पॉइंट भी आपको नोट रखना है, चाहे इनकम जीरो क्यों ना हो। और यहाँ पे देखिएगा इन्वेस्टमेंट किया गया है 5, तो इनकम जब जीरो है तो उसके अंदर जब हम कंजप्शन 10 और इन्वेस्टमेंट 5 को जोड़ देंगे तो टोटल हमारा एरिया डिमांड बन जाएगा 15। क्लियर। उसके बाद इनकम हमारा बढ़ के हो गया 10। जब इनकम बढ़ेगा तो ओबियस बात है हम हमारा जो कंजप्शन है उसके पे भी खर्चा करेंगे। तो कंजप्शन हमने कर दिया है 15 रुपीज़ का, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फिक्स माना गया है 5 5 5 5 5 माना गया है, ताकि यहाँ पे इनकम और कंजप्शन का जो रिलेशन है वो हमें क्लियर समझ में आ जाए, भी इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ 15 हो गया। अब इसके बाद इनकम हमारा बढ़ा 10 to 20, तो कंजप्शन भी हमारा इंक्रीज होके 15 to 20 हो गया है, मीन्स बढ़ रहा है। उसके बाद फिर हमारा इनकम बढ़ा 30, उसके बाद फिर हमारा कंजप्शन बढ़ा 25, फिर हमारा इनकम बढ़ के 40 हो गया, तो कंजप्शन भी हमारा 30 हो गया बढ़ करके। इनकम हमारा 50 हुआ तो कंजप्शन भी हमारा 35 हुआ। इस प्रकार ये जो शेड्यूल है एडी का, इसके अंदर जो जो हमारी इनकम बढ़ रही है, देखो 0 10 20 30 40 50, वैसे ही हमारा जो कंजप्शन है इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इनकम। 10 15 20 25 30 35 ये भी हमारा बढ़ रहा है। तो वी कैन से दैट देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एडी एंड इनकम। जब हम ये कंजप्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट जोड़ देंगे तो हमारा ये यहाँ पे एडी कैलकुलेट हो गया है। तो इट मीन्स ये भी एडी का और इनकम का देखिए बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा होगा रिलेशनशिप। जैसे इनकम बढ़ रहा वैसे वैसे हमारा 15 20 25 30 35 40 ये एडी भी बढ़ रहा है। तो ये जो इसका एक सिद्धांत है भी, जब अर्थव्यवस्था के अंदर इनकम बढ़ती है लोगों की तो उससे पूरी अर्थव्यवस्था की एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाती है। तो ये बिल्कुल आपको पूरा क्लियर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। हाँ देखिए नेक्स्ट हमारा है एडी कर्व। एडी कर्व इकोनॉमिक्स में दो जो भी हमें डायग्राम बनाना होता है उसके लिए हम दो एक्सिस का यूज़ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम दिखाएंगे इनकम और वाई एक्सिस पे दिखाएंगे हम एग्रीगेट डिमांड। ओके, ये आई है, आई हमारा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, मीन्स ये फिक्स हो गया। जो मैंने टेबल में पहले बताया था 5 5। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है इस इन्वेस्टमेंट पे इनकम का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इनकम चाहे 0 हो, इनकम चाहे 20 हो, इन्वेस्टमेंट हम 5 5 5 5 करते जाएंगे, ये कॉन्स्टेंट रहेगा। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट आई का जो कर्व है वो एक्स के बिल्कुल समानांतर है, पैरेलल है। उसके बाद वाई जो लाइन है वो इनकम को शो करती है। तो वाई शो करने के लिए हमेशा 45 डिग्री पे ये हमारी इनकम लाइन होती है, जो हमने यहाँ पे बना दिया। अब फिर हम यहाँ पे हमने ए डी दिखाया है जो सी प्लस आई का जोड़ है। अब आप कहोगे जी ये जो एज कर्व है ये यहाँ ओ से स्टार्ट नहीं हुआ, ओ बोल दो इसको ओरिजिन पॉइंट या इसको जीरो बोल सकते हो आप। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये ओ और ए, ये इसको आप ए मान लीजिए, इसके बीच में ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये है ऑटोनोमस कंजप्शन का। बिकॉज वहाँ जो शेड्यूल फर्स्ट मैंने आपको बताया था उसके अंदर जब वाई जीरो था तो उस समय भी हम कुछ ना कुछ जो कंजप्शन है उसके ऊपर 5-10 रुपये खर्च कर रहे थे हमारी बेसिक नीड्स और रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो ये होता है ऑटोनोमस कंजप्शंस। तो उसकी वजह से जो एडी कर्व है ये जीरो से स्टार्ट ना होकर थोड़ा ऊपर से वाई एक्स से स्टार्ट होता है। अब देखिएगा यहाँ पर ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहाँ पे वाई और ए डी बराबर हो जाते हैं। मीन्स जितनी इनकम है वो सारी सारी इनकम हम या तो अपने कंजप्शन पे खर्च कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट पे खर्च करें, हम कोई सेविंग यहाँ पे नहीं करते। तो इट इज़ ए पॉइंट ऑफ ए इक्विलिब्रियम, संतुलन बिंदु बोलते हैं इसको हिंदी में। संतुलन बिंदु है ई आपका संतुलन बिंदु है, क्योंकि यहाँ पे अर्थव्यवस्था के अंदर इनकम और जो एग्रीगेट डिमांड है वो एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। उसके बाद देखिएगा पहले मैंने जो बताया वही बात इसमें थोड़ा सा आपको विस्तार से बताया गया है। क्या बताया गया है? ए डी इज नेवर जीरो, एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं होती। व्हेन इनकम इज जीरो, इनकम चाहे जीरो हो, बिकॉज देयर इज सम कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट सेविंग और बाय बोरोइंग। अब एडी जीरो नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि
इनकम चाहे हमारी जीरो हो लेकिन एडी कुछ ना कुछ रहेगा, उसके पीछे वही मेन लॉजिक है। वहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन पाया जाता है। ऑटोनोमस कंजप्शन मीन्स उतना मिनिमम तो हमें जीवन जीने के लिए खर्च करना पड़ेगा, चाहे हमारे पास इनकम हमारी किसी मंथ में जीरो हो जाए। तो उसके लिए वही दो फार्मूले हैं। नंबर फर्स्ट, या तो हमारे पास जो सेविंग्स हमने पिछले दिनों में जो बचत की थी पास्ट सेविंग, वहाँ से पैसा यूज करेंगे, या हम उधार लेके बोरोइंग ऑफ मनी, इस स्टेप का यूज करके अपना ऑटोनोमस कंजप्शन को फुलफिल करेंगे। तो ये इसका ध्यान रखना आपको। अब मेन क्वेश्चन आता है इसके अंदर, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जो एडी है हमारे, इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ एडी। सकल मांग जो है उसके 4 मुख्य कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट होता है सी, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है जिसके अंदर हम सब लोग रहते हैं, हमारी फैमिली, वो अपने कंजप्शन पे कितना खर्चा करती है उसको हम एग्रीगेट डिमांड के अंदर शामिल करते हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हम इन्वेस्टमेंट पे कितना खर्चा करते हैं? देखिएगा, इनकम जो होती है उसको हम 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। या तो हम अपनी आय को उपभोग पे खर्च कर देंगे, जो कुछ हमारे पास पैसा बचेगा एज सेविंग, उसको हम कुछ समय बाद इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो वाई हमारा जो इनकम है वो सी, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के अंदर डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा। उसके बाद गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी अपने कंजप्शन करने के लिए, अपनी बेसिक नीड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ खर्चे करती है, तो उसको हम जी से बोलते हैं। जहाँ पर भी सी लिखा है मेरे, इसका मतलब है या आपका हाउस होल्ड कंजप्शन है, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट है, जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम, एक्स का मतलब है यहाँ पे एक्सपोर्ट निर्यात, और एम का मीनिंग है इम्पोर्ट आयात। निर्यात और आयात का जो डिफरेंस होता है इट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। जब हम, तो इसका देखिएगा ये फार्मूला बन गया है, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और रेज होगा। इकोनॉमी 2 टाइप्स की होती है, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसका रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ व्यापारिक संबंध होते हैं, मीन्स वो दूसरे देशों के साथ व्यापार करती है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, तो उसको हम ओपन इकोनॉमी बोलेंगे। ठीक है। और लेकिन जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है उसके अंदर बाहरी देशों के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं होते, ना तो वो किसी दूसरे देश के साथ एक्सपोर्ट करता है ना इंपोर्ट करता है। वो अपने देश के अंदर जो भी संसाधन है, जो भी गुड्स हैं, आइटम है, सर्विस है, उनसे ही अपना लोगों की आवश्यकताओं को फुलफिल करता है। तो कई बार पूछते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी। मान लीजिए एक इकोनॉमी के अंदर 2 ही सेक्टर, वैसे तो इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होते हैं, मैंने बताइए, आपका हाउस होल्ड सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट है, ये गवर्नमेंट कंजप्शन है, नेट एक्सपोर्ट। तो जो ओपन इकोनॉमी होती है उसके अंदर ये चारों कंपोनेंट शामिल होते हैं। ओपन के अंदर तो ये चारों होंगे, लेकिन जो क्लोज इकोनॉमी है ना उसके अंदर ये लास्ट वाला जो फोर्थ है, लास्ट वाला जो है ये शामिल नहीं होता, नेट एक्सपोर्ट। क्योंकि जो क्लोज इकोनॉमी है उसके अंदर तो इंटरनेशनल ट्रेड होता ही नहीं है ना, एक्सपोर्ट भी नहीं करती वो, इंपोर्ट भी नहीं करती, तो हम इसको शामिल नहीं करेंगे। लेकिन 2 सेक्टर का बोले तो वहाँ पे 2 सेक्टर सी होगा, वहाँ पे कंजप्शन होगा, हाउस होल्ड सेक्टर होगा, और दूसरा इन्वेस्टमेंट हो सकता है वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर ना हो।